भाग्य माँ बालेकाई की बज्जी बना रही थी, लेकिन क्योंकि उसकी जिंदगी में वो पहली बार बना रही थी, पूरा उल्टा सीधा हो रहा था। जब वो बज्जियां बना रही थी तो सारा तेल छिड़क कर उसे हाथ पे गिर रहा था। दूसरी तरफ गर्मा गर्म तेल में बालेकाई की बज्जी एकदम जल रही होती है। ऐसे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। जो भी उसके दुकान बज्जी खाने आते थे, उसके हाथों बनाए बज्जियां चख कर उसके मुंह पे छी नहीं कह पाते, और कुछ लोग उस जले हुए बज्जियां को देख मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन और कुछ लोग भाग्यम्मा की सुंदरता देख उसकी बज्जियां भले ही बुरा क्यों न हो, कम से कम इस औरत के लिए तो रह जाते हैं, कहकर वही रह जाते हैं। ऐसे अलग प्रकार के लोगों की विविध बर्ताव देख भाग्यम्मा थक जाती है। तब वो फैसला करती है, आज इतना व्यापार काफी है, मैं वापस घर चली जाती हूँ। ये कहकर वो अपना बज्जी का बंडी लेकर घर की ओर बढ़ रही होती है। रास्ते में उसे याद आता है कि कल बालेकाई की बज्जी बनाने के लिए उसे बालेकाई की जरूरत है। इसीलिए वही मौजूद एक बालेकाई के व्यापारी के दुकान में जाकर ऐसे पूछती है, सुनिए, बालेकाई की दाम क्या चल रही है? 1 केजी का 100 रुपए। ऐसे कहता है सुदर्शन। हाय भगवान, अगर 1 किलो 100 रुपए का है तो 1 केला का कितना होगा? 1 केला का 1000 रुपए लगेगा, कहता है सुदर्शन। अरे रे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जी। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद मैं 200 रुपए भी नहीं कमा पाई। बस इस बार के लिए उधार दे दीजिए ना। बस 2 दिन में मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। कर्ज चुकाने की क्या जरूरत है? हर रोज जितने केजी चाहिए उतने किलो लेके जाओ यहाँ से, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है। हाँ, वो क्या है जी? कुछ नहीं, बस मुझसे शादी करनी है तुझे। छी, कुत्ता कहीं का, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने सोचा तुम बुजुर्ग हो तो इसीलिए अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन तुम तो शैतान हो। ऐसे वो क्रोधित होकर वहाँ से चले जाती है। जब वो मुड़कर जा रही थी तो पीछे से सुदर्शन, तुम्हारा पति तो वैसे भी मर गया और तुम्हें काम करना भी नहीं आता, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझसे शादी करेगी ना तो अच्छा खासा घर पर आराम कर पाएगी, सोच लेना। ऐसे उसको चिढ़ाते हुए कहता है सुदर्शन। भाग्यम्मा घर पहुंचकर उदास बैठी रहती है। दरअसल भाग्यम्मा पड़ोसी गांव के जमींदार की बेटी थी। उस गांव के जमींदार का एक राइस मिल रहता था। उसमें मौजूद सारे कूली का एक अधिकारी कूली था। उसका नाम भूपति है। एक दिन भूपति जमींदार के पास आकर ऐसे कहता है, साहब, एक छोटी सी बात करनी थी। बोलो भूपति, क्या हुआ? साहब, वो त्योहार आ रहा है तो बहुत सालों से आप बस बचा हुआ राइस दे रहे हैं इन कूलियों को, इसीलिए कम से कम अगर इस साल आप उनके पैसे दे दे तो वो खुशी से त्योहार मनाएंगे अपना। हाँ, तुम लोग जो काम कर रहे हो उसमें ये राइस देना ही बहुत ज्यादा है, और तुम लोगों को पैसे भी चाहिए। तुम सोचते क्या हो अपने आप को? मुझे बता रहे हो कि इनको क्या देना है और कब देना है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, कूली साला। साहब, हमको जितने पैसे आने थे हम वही पूछ रहे हैं, आपसे कुछ लूट तो नहीं रहे हैं ना? आपको ऐसे खामखा जुबान चलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे जवाब दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो भूपति को जोर से लात मारता है। तब भूपति उड़कर कूली सारे जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर गिरता है। तब भूपति बहुत क्रोधित होता है और तुरंत राइस मिल में सारा काम बंद करवाता है। सारे कूलियों को राइस मिल के बाहर बिठाकर, जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं, एक भी बस्ता अंदर नहीं जाएगा और अंदर का एक भी बस्ता बाहर नहीं जाएगा। और क्योंकि ये लोग उस सारा दिन वहीं पर बैठे थे, जमींदार को नीचे उतरना ही पड़ा। सबको जितना कूली के पैसे देने थे वो दे देता है। तब सभी भूपति की प्रशंसा करने लगे। भाग्यम्मा की नजर बहुत पहले से ही भूपति पे थी। उसके सारे अच्छे काम भाग्यम्मा को बहुत पसंद आते थे। इस हादसे के बाद तो भाग्यम्मा सीधा भूपति के पास जाकर, मुझसे शादी करोगे? ऐसे पूछती है। भूपति थोड़ा सोचकर, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें ये गांव छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार मुझे कभी नहीं मानेगी और उन्हीं के सामने तो हम रह नहीं सकते, तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या तुम्हें मंजूर है? ऐसे पूछता है भूपति। तुम जहाँ हो मैं भी वहीं, अब से मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ। तब ये दोनों उस गांव छोड़कर ये गांव आते हैं। दोनों बहुत दिन
बहुत अच्छे से जीते हैं। और क्योंकि भाग्यमा बड़े घर की बेटी थी, भूपति उसे यहाँ कोई काम करने नहीं देता था। वो भी लाड़ों से उसका देखभाल करके बहुत प्यार करता था। एक दिन उनके घर के पास मौजूद बांध टूट जाता है और इसी कारण सारे गांव में बाढ़ आ जाता है। उस दिन आए हुए बाढ़ में बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और खो जाते हैं। उनमें से एक था भूपति। और बस उस दिन के बाद से भाग्यम्मा की कष्टाएं शुरू हो गई। किसी को भी उस गांव में नहीं पता था कि भूपति कहाँ पे है, लेकिन भाग्यम्मा उस गांव के चारों ओर घेरे हुए सारे जंगलों में जाकर अपने पति को ढूंढने लगती है। लेकिन कहीं भूपति ना दिखाई देने के कारण वो अकेले ही अकेले बहुत रोती थी और कुछ ना कर पाने के कारण वो उस गांव के अधिकारी के पास जाकर उसके पति को ढूंढने के लिए निवेदन करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। ऐसे कुछ दिन रोते रोते उसके घर पे ही बैठे रहती थी, लेकिन बाद में फैसला करती है कि तब तक उसे अपने आप को संभालना होगा। भूपति के आने के इंतजार में उसको कोई काम करके पैसे कमाना था। तब से वो हर रोज कोई नया काम ढूंढ लेती थी। एक दिन वो ईंटों को उठाती है, लेकिन क्योंकि उसने जिंदगी में कभी कुछ उठाया नहीं, वो उन ईंटों को नीचे गिरा देती है और वो ईंट सारे टूट जाते हैं। तब वहाँ का अधिकारी, अरे जाओ बेटी जाओ, तुझे कोई काम करना ही नहीं आता है, ईंट सारे टूट गए, चलो निकलो अब, ऐसे कहता है। अगले दिन वो गाय को घास खिलाने कहीं ले जाती है। तब उनमें से एक बछड़ा बिछड़ जाता है। तब वहाँ का अधिकारी भी, नहीं होगा बेटी तुमसे ये काम, जाकर कोई और काम ढूंढ लो, जाओ, ऐसे कहकर उसे वहाँ से बेच देते हैं। और आज ऐसे होता है। घर पे बैठे भाग्यश्री जब अचानक ऊपर देखती है तो उसे देवता की मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति के पास जाकर वो ऐसे रोती है, एक ही बार में मुझे ऐसे मुश्किलों में डालना था क्या इसी दिन देखने के लिए मुझे बचपन से लाड़ों से पाला गया। मेरा पति जहाँ भी हो उसे घर लौटा दो और ऐसे ही मेरा काम भी करवा दो और मुझे पैसे कमाने का एक रास्ता दिखा दो। ऐसे रोते रोते भाग्यम्मा उसी मूर्ति के पास रह जाती है। अगले दिन जब भाग्यम्मा बाहर आकर देखती है तो उसके घर के बरामदे में मौजूद सारे बालेकाई के पेड़ बालेकाई से भरे हुए होते हैं। तब भाग्यम्मा को लगता है कि देवी की कृपा था ये सब। वो बालेकाई और केलों को बेचने मार्केट जाती है। एक तरफ वो बालेकाई को बेचती थी और दूसरी तरफ बालेकाई की बज्जियां बनाकर उनको भी बेचती थी। वो चकाचक सारे काम करने लग जाती है और वहाँ का भीड़ भी चकाचक उसके पास आते हैं। और तो और सारे लोगों को उसके हाथों से बनाए बालेकाई की बज्जी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे एक ही दिन में और कुछ ही घंटों में उसके सारे बालेकाई और केलों को बेचकर वो खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आते ही वही बरामदे में बैठे अपने पति भूपति को रोते हुए देख उसके पास भागते हुए भाग्यम्मा, क्या हुआ जी, कहाँ थे आप रो क्यों रहे हो, ऐसे उनसे पूछती है भाग्यम्मा। भाग्यम, तू ठीक ही तो है, मुझे तेरा बहुत फिक्र था, मुझे पता नहीं था कि तू कहाँ थी और क्या कर रही थी, ऐसे कहता है भूपति। तब जाकर वो दोनों इतने दिन जो कुछ भी हुआ एक दूसरे से कहते हैं। तब भूपति, उस सुदर्शन का अंत तो मैं देखूंगा ही, ये कहकर अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया ना, मैं ख्याल रख लूंगा सबका, ऐसे कहता है। नहीं जी, ऐसा करना गलत है, सबको काम करना आना चाहिए। जब किसी को हम लाड़ों से पालते हैं, वो अचानक कभी मुश्किल में पड़ गए तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। भूपति भी मान जाता है और अगले ही दिन से ये दोनों बालेकाई की बज्जी और बालेकाई और केलों को बेचने लगते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। और इतना ही नहीं, बांध के विषय में सुदर्शन को गिरफ्तार करवाता है भूपति। ऐसे वो पति पत्नी उस दिन से खुशी से रहते हैं।